हेलो एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की जो 2021 में पेपर हुई थी उसकी प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट वन की थी और पार्ट वन में आपको हमने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, अकाउंट के क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन, साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन किए हैं। तो जिनको इन टॉपिक पे देखना है वो आप जा कर के पार्ट वन देखें। और जो यहाँ देखना चाहते हैं जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इकोनॉमी के क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन है एंड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो वो अगर और इंग्लिश के क्वेश्चन है तो जिनको वो देखना है वो पार्ट टू देखें। इसकी पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है PYQ_पेडिया टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ पे जा कर के आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, जिसमें आपको समझने में दिक्कत होगी, आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बेकार का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। जो 60 क्वेश्चन हम लोगों ने तो पहले कर लिए हैं, तो अब जो हम लोग बाकी 60 करेंगे उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स और इंग्लिश के करेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो पॉलिटी के क्वेश्चन है। ओके, सो पहला जो सेक्शन हम लोग करेंगे वो कौन सी कर रहे हैं? पॉलिटी की। तो पॉलिटी की पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन एज द स्पीकर। इसमें से कौन ऐसे स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर, जिन्होंने जैसे ही उनका इलेक्शन हुआ एज ए स्पीकर तो उन्होंने जिस पार्टी से थे उस पार्टी से रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर होगा वो जो चुने जाते हैं उनमें से ही कोई होते हैं। और इसमें कोई ऐसा है नहीं कि आपको वो छोड़ना ही है, आप अपने चाहे तो आप रिजाइन कर सकते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी से, या नहीं भी चाहे तो नहीं रिजाइन कर सकते हैं। तो कौन ऐसा स्पीकर है जिन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया, अलग कर लिया उस पॉलिटिकल पार्टी से जिस पॉलिटिकल पार्टी से उनकी इलेक्शन हुई थी। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ, जब वो स्पीकर बने तो उस पार्टी से अपना आपको अलग कर लिए। वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने। और ये वनली स्पीकर है सिंस इंडिपेंडेंस, जो स्पीकर का चार्ज लेने के बाद उन्होंने जिस पॉलिटिकल पार्टी से थे उस पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दिया। और इनके नीलम संजीव रेड्डी के बारे में एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये पहला प्रेसिडेंट थे इंडिया का जो अनएनिमसली, है ना, बिना किसी से निर्विरोध, है ना, ये चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? टोटल 12 शेड्यूल है। तो 8वें शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में है। 8th शेड्यूल में कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, तो कितने लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में? जो लैंग्वेज लिखी हुई है 22 लैंग्वेज है। ठीक है, तो 22 लैंग्वेज कौन कौन है वो आप देख लीजिए। तो 8th शेड्यूल में है असामीज है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। स्टार्टिंग में 14 थे, ठीक है ना, बाद में ऐड किया गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 1992 में ऐड किया गया, और बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली ये 2004 में ऐड किया गया, 2 बार ऐड किया गया। अभी भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि और भी नंबर को ऐड किया जाए, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें वो होगा भोटी। ठीक है, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2004 में ऐड कर दिया गया था। ठीक है ना, डोगरी, मैथिली और संथाली को। क्लियर? तो भोटी जो होगा, कौन सा लिस्ट में नहीं है तो क्या हो जाएगा? भोटी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्रोनेम फॉर द वर्ड नीति इन नीति आयोग। नीति आयोग में नीति का क्या फुल फॉर्म है? तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन था, उसकी जगह पे नीति आयोग बनाया गया था 2015 में। ठीक है ना, तो वो है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स पर्टेनिंग टू द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें है जो नेशनल एनजीटी के लिए सही नहीं है? तो नेशनल जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को ये इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द एनजीटी एक्ट 2010। अब इसका क्या क्या, तो द एनजीटी वाज सेटअप इन द ईयर 2010, ये सही है। इनका पर्पस क्या था
कि फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिटियस डिस्पोजल ऑफ केसेज, किसके किसके, इट्स पर्पस इज टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिटियस डिस्पोजल ऑफ केसेज, किसके रिलेशन में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्स के लिए हुआ था। ठीक है ना, इसके जो रिलेटेड जो केस होगा उसको जल्दी जल्दी में, ठीक है ना, डिस्पोज करने के लिए। अब इट इज बाउंड बाय द प्रोसीड्योर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर। नहीं, ये जो ट्राइब्यूनल है शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीड्योर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर। ये किसके पे, इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। ये सिविल प्रोसीड्योर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908 के से बाउंड नहीं है। तो हमारा पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, तो सी नॉट इज नॉट करेक्ट। ओके, ठीक है, ये जो है इस पे प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। अब कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स कहाँ बनता है, कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स बनाई जाती है किसमें, लोकसभा के इसमें मेंबर होते हैं। टोटल मेंबर इसमें होते हैं 30 मेंबर होते हैं। ठीक है ना, पार्लियामेंट में बनाई जाती है और इसमें जो 30 के 30 जो मेंबर होते हैं वो होते हैं लोकसभा के। और इनका काम क्या होता है, जितनी भी है ना स्क्रूटनाइज करना, जो जितनी मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट हैं उसकी एक्सपेंडिचर कितनी फ़ंड मिली, उसकी फ़ंड के कैसे यूटिलाइज हुआ, ये करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद ये सजेस्ट भी करते हैं कि आपने जो पॉलिसी एक्स पॉलिसी अप्लाई किया है, अगर आप कोई ये अल्टरनेट ये पॉलिसी करेंगे तो आपकी थोड़ी पैसे भी बचेंगे और इसकी इफ़िशियंसी भी अच्छी होगी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स में बी अफेक्टेड। क्या ऐसा करें जिससे कि जो पॉलिसी आपने लाई है उसमें इफ़िशियंसी भी होगी, है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी होगी, इकोनॉमी मतलब कि सस्ती होगी थोड़ी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब इसमें ये है कि इट स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये इनका काम नहीं है। इट एग्जामिन रिपोर्ट्स ऑफ द कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करना इनका काम नहीं है, कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स का। इट एग्जामिन्स बिल ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स जो बनती हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उसमें से 30 लोगों को सेलेक्ट किया जाती है और उसका पर्पस होता है जो वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उसके जो खर्चे हैं और जो फंड का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, और जिस पॉलिसी पे खर्चा हो रहा है अगर उसमें लग रहा है कि इस पॉलिसी में ऐसे करने से ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो वो कुछ सजेशन भी देते हैं कि आप इस अल्टरनेट कुछ पॉलिसी करेंगे तो आपकी इफ़िशियंसी भी आएगी और पैसे भी कम लगेंगे। ठीक है, तो ये कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो पॉलिटी के इतने क्वेश्चन थे। अब हम लोग जो करेंगे वो है इकोनॉमी के क्वेश्चन। तो ये करंट अफेयर्स में भी आप सोच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे 2020-21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ इन द ईयर 2021-22। 2020-21 के तहत इंडियाज रियल जीडीपी, इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में कि इंडियाज रियल जीडीपी टू रिकॉर्ड अ ग्रोथ ऑफ 11% इन 2021-22 एंड नॉमिनल जीडीपी बाई 15.4%, द हाइएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। तो 11% की बढ़ोतरी हुई है। 11% नहीं है जीडीपी, मतलब पहले जितना था उससे 11% की बढ़ोतरी हुई है। क्लियर, जैसे मान लेते हैं कि अगर 10 था, ठीक है ना, तो उसमें 11% की बढ़ोतरी हुई। क्लियर, ऐसा नहीं है कि इसका जीडीपी 11% है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो जाती है। क्लियर, तो आंसर हो गया 11%। ये करंट अफेयर्स की क्वेश्चन थी। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट लाइन जो लिखा हुआ है वो हमने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। अब नमामि गंगे प्रोग्राम ये जो है ये इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको स्टार्ट किया है। और नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो क्या है, उसमें क्या क्या काम है। ठीक है ना, इट प्राइमरली कवर्स विलेजेज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, ऐसा कुछ बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और इसमें ही सिर्फ बात की गई है। ठीक है, ये गंगा के किनारे की बात है ना, तो गंगा के किनारे में उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा ही नहीं और भी अगर कोई होगा जैसे वेस्ट बंगाल भी है तो वहाँ पे भी कवर होगा। सो इट एम्स टू मेक विलेजेज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच से मुक्ति। ठीक है ना, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं एक एक करके बताता हूँ। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म सम विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा एज ए गंगा ग्राम। जो गंगा नदी के किनारे जो गांव है उसको गंगा ग्राम
बनाने की बात हुई। और जो गंगा नदी के किनारे अगर जो गांव है उसको ओपन डिफेक्शन, खुले में शौच से मुक्त करेंगे तो वो जो तो आपका नदी साफ रहेगा। तो उसीलिए नमामि गंगे प्रोग्राम लाया था। और ऐसा कुछ नहीं था कि ये जो उस विलेज पे ही फोकस करेंगे जो उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा में है। गंगा नदी के किनारे जितना भी हैं उन सब पे फोकस करेंगे। तो ये आंसर नहीं सही है, हमसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो ये होगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पिलर्स हैं, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लगाना है। इसके बाद रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफॉरेस्टेशन, वहाँ पे जंगल लगानी है। और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग, जो इंडस्ट्रियल से जो कचरा आता है उसकी मॉनिटरिंग करना, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करना, रिवर फ्रंट डेवलप करना, पब्लिक अवेयरनेस करना और गंगा ग्राम बनाना। ये सारी चीज़ जो है वो पिलर्स ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये एक नेशनल मिशन किया गया था, नेशनल मिशन लॉन्च किया गया था टू इम्प्रूव फार्म की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, और जो रिसोर्स है हमारे कंट्री में उसकी बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन हो सके। तो उसमें लिखा हुआ है कि कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल। ठीक है ना, टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल। फील्ड लेवल पे इरिगेशन के लिए आई थी, नाम ही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल पे इन्वेस्टमेंट ऑफ इरिगेशन को अचीव करना। दूसरा क्या है इसका, टू एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड एग्रीगेशन। जैसे मान लेते हैं कि अभी इरिगेशन जो है इतना ही दूर पे हो रही है, ठीक है ना, तो उसको क्या है, इसको एक्सपेंड करना कि यहीं तक कल्टिवेबल एरिया है जहाँ पे आप खेती कर सकते हो, तो उसको, ठीक है ना, इरिगेशन अगर होगा तो आप चारों तरफ भी, यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे इरिगेशन नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन नहीं है। तो अगर वहाँ पे हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो वो हमारा, ठीक है ना, सो टू एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, तो ये भी सही है ना। इम्प्रूविंग ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है ना, इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस, क्योंकि इससे क्या होगा, ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, तो मतलब हमारे पास जितना वाटर है, ठीक है ना, तो उसको ठीक से यूज करें, मतलब उसका वेस्ट ना हो, इसलिए ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू यूज फर्टिलाइजर हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड पेस्टिसाइड, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कृषि सिंचाई। ये सिंचाई है तो इसमें फर्टिलाइजर और हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स की बात में और पेस्टिसाइड के बारे में कुछ नहीं है। तो आंसर हमारा नॉट करेक्ट में ही हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, आप कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लिए, एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, improve on farm water use efficiency to reduce wastage water, enhance the adoption of being precise in irrigation and other water saving technology, जैसे कि more drop per drop, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी है जिससे कि वाटर सेव हो। वैसे इनहेंस रिचार्ज ऑफ एक्यूफायर्स एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन, और वाटर को कैसे बचाया जाए उसको भी, है ना, इंट्रोड्यूस करना है। तो ये हमारी सारी हो गई। अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप इन 1965 में, इंडिया के किस जगह पे एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन खोला गया था? तो अगर आपको ये पता होगा तो ये है कांडला, ठीक है। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया, एशिया में पहला ऐसा है टू रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द, कि उसको समझना कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की जो मॉडल है उससे एक्सपोर्ट प्रमोट होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं। ये इंडिया पहला एशिया में था जो इसको समझा, और इसकी इफेक्टिवनेस को समझ करके इन्होंने क्या किया था, एक कंडला में 1965 में एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन खोला था, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, और ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस एज अ वेल टारगेटेड सिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरी टू एलपीजी कस्टमर, ठीक है ना। एलपीजी कस्टमर तो है, अब एलपीजी कस्टमर को सिलेंडर पहुंचानी है ना, तो सिलेंडर पहुंचाने के लिए ऐसा कौन सा स्कीम करें, तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी सहज क्या था, यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें क्या है कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो एलपीजी सिलेंडर, ठीक है ना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसको लॉन्च किया था। तो वो हो गया सर्विस डिलीवरी, मतलब कि आपको एलपीजी कस्टमर हो, आपको अगर एलपीजी गैस चाहिए तो आप ऑनलाइन बुक करके आपको आपके पास वो पहुंच सकता है। तो ये लॉन्च किया गया था सहज। अब पहल क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ।
अब प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ क्या होता है? ये पहल स्कीम है जिसमें क्या है कि जो एलपीजी सिलेंडर होगा वो मार्केट रेट पे आपको बेचा जाएगा, है ना, और मार्केट रेट पे दिया, है ना, और उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि जो सब्सिडी होगी, जैसे मान लेते हैं कि सबको 1,000 रुपये मिला। अब जो गरीब हैं, है ना, तो उनको क्या करना है, उनको जो है सो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको 800 में ही देंगे, लेकिन खरीदना पड़ेगा आपको 1,000 में, और 200 रुपया हम आपके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे। वो था प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, तो पहल था। अब उदय क्या है? उदय है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी कंपनी थी इंडिया में वो घाटे में चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया था, रिवाइवल पैकेज, कि हम आपको वन टाइम पैसा दे रहे हैं जिससे कि आप जो प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको आप ठीक कर सके। तो वो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना लॉन्च की गई थी। इसके बाद उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक। ये रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। इसमें रीजनल कनेक्टिविटी, है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि इसका गोल था कि जो एयर ट्रैवल जो होगा वो अफोर्डेबल होगा, है ना, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का हो पाएगा, ठीक है ना। छोटे छोटे जगहों पे ये फ्लाइट अब जा रही है, ठीक है ना, वो उड़ान के तहत जा रही है। ये सारी एक्सप्लेनेशन हमने की है। अगला क्वेश्चन है, अब ये हम लोगों ने इकोनॉमी के क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग जो करेंगे वो हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। हिस्ट्री में क्या है? पहला क्वेश्चन, वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915? 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए, फिर इनको सजेस्ट किया गया था, इनके पॉलिटिकल गुरु ने सजेस्ट किया था कि पहले आप पूरी इंडिया घूमिए, है ना, और किसने किया था? गोखले ने कहा था कि आप पहले पूरा इंडिया घूमिए और फिर आप समझिए कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, क्या रीजन है, क्या काम है, फिर लोगों को समझिए, फिर आप कुछ कीजिएगा, है ना। तो इसी क्रम में उनकी जो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस था वो था कि जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ओपनिंग हो रहा था फरवरी 1916 में, तो वहाँ पे वो गए थे, ठीक है, बीएचयू में। क्लियर? ये एनसीईआरटी से ली गई हुई है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा? अब गांधी एज महात्मा एक रिपोर्ट एक लिखी गई थी, है ना, उसने किसने लिखा था? शाहिद अमीन, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के थे, गांधी एज महात्मा, है ना, तो ये लिखी गई थी किसके द्वारा? शाहिद अमीन के द्वारा। अब इसमें क्या है कि जो डेविड एर्नोल्ड थे उन्होंने क्या कुछ लिखी थी, क्योंकि अगर हमारे ऑप्शन में है तो इसके बारे में जाननी जरूरी है। तो डेविड एर्नोल्ड ने गांधी के बारे में लिखा था, इन्होंने लिखा था गांधी, ठीक है, प्रोफाइल्स इन पावर, प्रोफाइल्स इन पावर, तो ये बुक इन्होंने लिखी थी। अब लुईस फिस्कर ने कुछ लिखी थी क्या? लुईस फिस्कर ने लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, तो ये लिखी थी। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो एक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, कौन थे? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है ना, वो भी पूछता है कभी कभी। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखी थी, और उसका टाइटल था महात्मा, ठीक है, 8 वॉल्यूम थी इसकी। महात्मा, लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये बुक लिखा था दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। अब लुईस फिस्कर का हो गया, डेविड एर्नोल्ड की। अब महादेव देसाई इसमें ऑप्शन है, तो क्या महादेव देसाई ने कोई बुक लिखी थी इस पर? नहीं, उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, वीर वल्लभ भाई के पर लिखी थी, और एक ये भी बुक लिखी थी, बी खुदाई खिदमतकार, तो ये महादेव देसाई ने लिखी थी, है ना, बायोग्राफी ऑफ वीर वल्लभ भाई, और एक बुक लिखी थी बी खुदाई खिदमतकार। तो ये आपको सारी एक्सप्लेनेशन हो गई, ये आपको सारी दी भी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? भारत जब आज़ाद हुआ तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो 1946 से 1947 तक जेबी कृपलानी जो थे वो भारत के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अब क्या है कि पित्तावी सीतारामैया कब थे? तो पित्तावी सीतारामैया 1948, उसके बाद कौन रहे थे? पित्तावी सीतारामैया, ठीक है। इसके बाद आपको 1920 जवाहरलाल नेहरू कब रहे थे? 29 में, 30 में, 1936 में, 37 में, 51 से 54 में, ये जवाहरलाल नेहरू रहे थे क्या कहते हैं उसको, कांग्रेस के प्रेसिडेंट। अब
अबुल कलाम आज़ाद कब रहे थे? 23 में, 1923 में, एंड 40 से 46 में अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट रहे थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? JB कृपलानी, जो कि 1946 से 1947 तक ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड ए स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? किसके अंदर में 1931 के दौरान में किसके लीडरशिप में एक किसान सभा मूवमेंट जो है सो गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में लॉन्च किया गया था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसान सभा मूवमेंट जो 19 एक फॉर्म हुआ था बिहार में सहजानंद सरस्वती के लीडरशिप में 1929 में, है ना। ठीक है, इसका काम क्या था? टू मोबिलाइज पीजेंट ग्रीवेंस, जितने भी पीजेंट हैं उसके क्या ग्रीवेंस है ना, जमींदारी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये जो है सो सहजानंद हो गया। अब आपको बाकी जो ऑप्शन है, क्या यदुनंदन शर्मा के बारे में? यदुनंदन शर्मा जो थे ये भी जो है सो पीजेंट मूवमेंट में ही थे, है ना। गया डिस्ट्रिक्ट में ही इनिशिएटेड एंड इनकरेज्ड पीपल फॉर द पीजेंट मूवमेंट, कि भाई आप आओ, है ना, पीजेंट मूवमेंट में शामिल हो। यदुनंदन शर्मा ये भी एक पीजेंट मूवमेंट में ही थे। ठीक है, शीतला सहाय जो है, शीतला सहाय ये कोई नहीं, बीजेपी के एक लीडर थे, है ना, शीतला सहाय, तो वो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। और तिलका मांझी जो थे, तिलका मांझी एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और पहला आदिवासी, फर्स्ट आदिवासी लीडर थे, है ना। फर्स्ट आदिवासी लीडर थे कहाँ से? संथाल कम्युनिटी से, संथाल, है ना, कम्युनिटी से। और ये आर्म्स उठाए थे किसके थ्रू, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट 1784 में, है ना। ये सारे आदिवासी को क्या किए? इकट्ठा किए और एक आर्म्ड ग्रुप बनाया। किसके लिए? टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। किसके लिए? कि वो एक्सप्लॉयट करते थे वहाँ के रिसोर्स, आदिवासी के रिसोर्स को। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हमने आपको समझा दिया, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, हु प्रोड्यूस द पीरपुर रिपोर्ट 1938? पीरपुर रिपोर्ट 1938 ये मुस्लिम लीग ने बनाया था। सो 1938 में जो इलेक्शन हुई थी उससे पहले 1937 में, तो मुस्लिम लीग ने ये जितने भी मुस्लिम हैं उसके ग्रीवांस, है ना, वो की एक रिपोर्ट तैयार की थी, उनको क्या क्या ग्रीवांस है। अब ग्रीवांस कहाँ पे ग्रीवांस क्या है? जो उस स्टेट में, है ना, इंडियन स्टेट्स रन बाय कांग्रेस, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी 1937 में इलेक्शन होती है, 1937 में जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ पे मुस्लिम के क्या ग्रीवांस थे, उस पर एक रिपोर्ट बनाती है, वो कहते हैं पीरपुर रिपोर्ट। और बस उसकी जो पीरपुर रिपोर्ट लिखा था, मुस्लिम सफरिंग अंडर द कांग्रेस रूल, ये जो AK ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग निर्गुण भक्ति रेफर्स टू? अब निर्गुण भक्ति क्या होता है? ठीक है, अब आप देख लीजिए, निर्गुण जो है वो आता है, निर्गुण में देखिए दो वर्ड है, निर का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, और गुण का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। मतलब निर्गुण गुण का मतलब होगा कि फॉर्मलेस, है ना, फॉर्मलेस गॉड, गॉड का कोई आकार नहीं है, फॉर्मलेस गॉड, है ना। इसका मतलब है विच गॉड डू नॉट एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ हैव पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, है ना। और तो इसमें जो गॉड को पूजा किया जाता है वो फॉर्मलेस में। तो जैसे कि अगर आप सेवाइट फॉर्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट निर्गुण भक्ति, अब शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो निर्गुण होगा नहीं, विष्णु जी की कर रहे हैं वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ वर्शिप, वो भी नहीं होगा, इनकारनेशन वर्शिप ये भी नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप ये भी नहीं होगा। तो इसमें एक्चुअली कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इनकारनेशन का मतलब क्या हो गया? अवतार का पूजा, है ना, अवतार वर्शिप, है ना। और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप का क्या हो गया? ईश्वर पूजा का जैसा अमूर्त रूप, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें कोई भी नहीं होगा और इस ऑप्शन को हटा दिया गया था UPSC से। ठीक है, और ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड आईने अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द मुगल स्टेट? मुगल स्टेट में आईने अकबरी जो था वो क्या प्रमोट करता था? ठीक है, तो आईने अकबरी से क्या फ़ायदा है? अब आईने अकबरी पहले लिखा किसने था? तो अबुल फजल, ठीक है, तो अबुल फजल ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था अकबरनामा। ठीक है, और अकबरनामा जो है वो 3 भाग में डिवाइड किया गया था। ठीक है, और फर्स्ट बुक जिसमें अकबर के जो पूर्वज थे, है ना, अकबर के जो एंसेस्टर थे उसके बारे में लिखा गया था। ठीक है, सो अकबर के एंसेस्टर के बारे में फर्स्ट बुक में। सेकेंड बुक जो लिखा गया था
इवेंट्स ऑफ अकबर, अकबर के समय में क्या क्या हुआ था, है ना, अकबर्स, आप लिख दीजिए इवेंट, है ना, इवेंट ऑफ अकबर्स रीजन। और थर्ड जो था उसका नाम था आईने अकबरी, आईने अकबरी। तो आईने अकबरी जो था वो उसमें जो लिखा गया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन मुगल एम्पायर का कैसे था अकबर के अंदर में, अकबर के अंदर में मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो ये लिखने से इनको क्या फ़ायदा होता, सोशल डिसहार्मोनी इन्फ्लुएंस बाय द विम्स ऑफ नॉबिलिटी, सेशन ऑफ द प्रोविंशियल यूनिट्स फ्रॉम द सेंट्रल रूल, ये भी नहीं था। इससे प्रमोट ये चीज़ नहीं किया, सोशल डिसहार्मोनी नहीं करते थे, सोशल हार्मोनी करते थे विद द सपोर्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास, ठीक है ना, कि लोगों में सब कुछ सही रहे, है ना, तो वो ये प्रमोट करते थे, ठीक है। तो डिसहार्मोनी तो होगा नहीं। अब प्रोविंशियल यूनिट्स को सेंट्रल रूल से हटाना, ये भी कुछ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रूल ऑफ रूरल रिपब्लिक बाय ओवरथ्रोइंग द मुगल सुजनिटी, ये भी नहीं है कि मुगल सुजनिटी को आप ओवरथ्रो करके, ऐसा भी नहीं होगा। तो आंसर हो गया सोशल हार्मोनी को प्रमोट करने के लिए ये लिखी गई थी बुक, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी। अब स्वतंत्रता पार्टी की फॉर्मेशन किसने की थी। अब स्वतंत्रता पार्टी जो है इंडियन क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल पार्टी था। क्या था, इंडियन क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी था, अब इसका जो है ये 1959 से 74 तक एग्जिस्ट किया था, और इसको फाउंड जो किया था वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था। ये क्यों किया था, इनको ऐसा फील हुआ था 1959 से 1974 तक ये रहा था, इनको फील हुआ था कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो कांग्रेस को डोमिनेट करते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए इन्होंने ये स्वतंत्रता पार्टी खोली थी, ठीक है। सो ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी साल्ट मार्च टू डांडी वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। गांधी जी ने जो साल्ट मार्च स्टार्ट की थी वो कहाँ से की थी। अब साल्ट मार्च को हम लोग साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, डांडी मार्च भी बोलते हैं और डांडी सत्याग्रह कहते हैं। दिस इज अ एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, है ना ये। और इसके जो लीड किए थे वो कौन थे, महात्मा गांधी ने। ये 24 दिनों तक चला था, 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था, ठीक है। और ये जो है जो 387 किलोमीटर चले थे, कहाँ से, फ्रॉम द साबरमती आश्रम से डांडी, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आंसर हमारा हो गया, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। नवसारी पिंड थी वहाँ पे, ठीक है ना, गुजरात में है, क्लियर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन क्या है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप इन कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, है ना, ये विधि न कांग्रेस बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 17 मई 1934 को। कहाँ पे बनाई गई थी, पटना में, है ना, पटना में। इसमें कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो कौन थे, प्रेसिडेंट थे, क्लियर। और जयप्रकाश नारायण थे वो जनरल सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद इसके मेंबर नहीं थे, एनजी रंगा भी इसके मेंबर थे, राजेंद्र प्रसाद इसके मेंबर नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड इन मैकलीज 1835 मिनट ऑन एजुकेशन, ठीक है। सो मैकली मिनट ऑफ में उन्होंने कहा था, उन्होंने कुछ चीज़ें कहा था कि इंग्लिश मीडियम में टीच करना है ना, लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट एलोन एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में वेस्टर्न टेक्स्ट को ही पढ़ाना है ना। अब टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न और ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं, या तो ये बोला होगा सी, नहीं तो डी। आप समझ सकते हो, या तो सिर्फ वेस्टर्न टेक्स्ट को पढ़ाओ या दोनों को पढ़ाओ, दोनों तो सही हो नहीं सकता है, तो सी और डी में से ही आपको चूज करना था, ठीक है ना। बट इन्होंने वेस्टर्न और ओरिएंटल टेक्स्ट को हायर लेवल पे नहीं, इन्होंने कहा था कि ओनली स्पेंडिंग ओनली ऑन वेस्टर्न एजुकेशन, है ना, ठीक है ना। और उसमें गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, नॉट है, तो आंसर क्या हो गया, डी। अब इसमें आप देख लीजिए इनकी कुछ ऑब्जेक्टिव थी, स्पेंडिंग ओनली ऑन वेस्टर्न एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मैकली द गवर्नमेंट शुड ओनली फंड वेस्टर्न एजुकेशन एंड नॉट एनी अदर टाइप ऑफ एजुकेशन, सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन को फंड करें, है ना। हर वो यूनिवर्सिटी को क्लोज कर दे, है ना, जो ईस्टर्न फिलोसफी पे कोर्स चलाती हैं। इसके बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी इन्होंने दिया था। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या था, इन्होंने कहा था कि कुछ इंडियन को आप पढ़ाओ, है ना, ठीक है, कुछ इंडियन को आप एजुकेशन दो और वो इंडियन जो है सो बाकी लोगों को पढ़ाएगा। सो दैट्स अ डाउनवर्ड फिल्टरिंग पॉलिसी, है ना, ठीक है।
इसके बाद इनका ये भी था कि इंडियन बाय ब्लड एंड ब्रिटिश बाय टेस्ट। ये चाहते थे क्या क्या है कि इंडिया को, है ना, कि आप उसको इंग्लिश में पढ़ाओ, है ना, सो डैट कि वो ऐसे उसको तैयार करो कि वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को सपोर्ट करें। तो ये सारी चीज़ें थी मैकली मेंटी का एजुकेशन पे। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। अब मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट में कौन कौन थे? जैसे राजनारायण बोस थे, अश्विनी कुमार दत्त थे मिलिटेंट नेशनलिज्म में। इसके बाद विष्णु शास्त्री चिपलुंकर थे, है ना, महाराष्ट्र में ये थे। अश्विनी कुमार दत्त जो है सो बंगाल में थे, है ना, मिलिटेंट थे कि बस मारना पीटना है ना, महाराष्ट्र में। और लाला लाजपत राय तो इसमें थे ही, है ना, प्रोमिनेंट लीडर थे। और इसमें बाल गंगाधर तिलक भी थे, है ना। लेकिन जो कृष्णा कुमार मित्रा थे, वो कृष्णा कुमार मित्रा मिलिटेंट नेशनलिज्म नहीं था, ये एक जर्नलिस्ट थे, है ना। और कृष्णा कुमार मित्रा जो था ये ब्रह्मो समाज के कौन थे? लीडर थे ब्रह्मो समाज का, है ना। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में एक जर्नल निकाली थी, जर्नल का नाम था संजीवनी, ठीक है। और ये जो है सो ब्रह्मो समाज का जो माउथ पीस था, मतलब उसमें जो जो बातें होती थी वो संजीवनी में छपती थी, है ना। इनको बाद में साधारण ब्रह्मो समाज के ये प्रेसिडेंट हो गए, है ना। और इनके ही मैगजीन में संजीवनी में सबसे पहले बॉयकट का यूज हुआ है, बॉयकट का यूज हुआ था फर्स्ट टाइम में। सो द आंसर इज कृष्णा कुमार मित्रा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिचुएशन इन द रैयतवाड़ी एरिया। रैयतवाड़ी एरिया में जो सिचुएशन थी उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो रैयतवाड़ी सिस्टम पहले कहाँ पे थी ये आपको पता कीजिए। रैयतवाड़ी सिस्टम जो मद्रास में सबसे पहले साउथ में स्टार्ट की गई थी, है ना। और इसमें क्या था कि जो रिवेन्यू कलेक्शन होगा वो डायरेक्ट रैयत से होगा। रैयत मतलब फार्मर, डायरेक्ट किसान से आपको रिवेन्यू कलेक्शन करना है। क्लियर? अब इसमें क्या है, रैयत सिस्टम में ये जो कौन लाए थे, ये अलेक्जेंडर रीड एंड मुनरो, थॉमस मुनरो, ये कॉन्सेप्ट लाए थे। दिस सिस्टम वाज डिवाइड बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, ठीक है ना। 18वीं सदी के अंत में ये उन्होंने लाया था। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स एंड रिच पीजेंट्स हु यूजुअली यूटिलाइज द सर्विस ऑफ द टेनेंट्स। ये हमारा सही है ना। लैंडलेस लेबर्स बिकेम द लैंड ओनर्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ था रैयतवाड़ी सिस्टम में। इट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ लीजिंग आउट लैंड टू टेनेंट्स एट हाई प्राइसेस, ये भी प्रैक्टिस नहीं हुआ, क्योंकि आपको देना है, रैयत को पैसा देना है, वो फिक्स किया जाता था कितने पैसे देने हैं, उस एरिया को फिक्स किया जाता है, इस एरिया में इतने पैसे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लीजिंग आउट का प्रैक्टिस को ख़त्म नहीं किया। लैंड लॉर्डिज्म वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, नहीं, लैंड लॉर्ड जो थे जिनके पास बहुत ज़्यादा थे ज़मीन, वो डिस्ट्रॉयड नहीं किया गया। लेकिन इस कारण से क्या हुआ, रैयतवाड़ी एरिया में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड जो हो गया वो मनी लेंडर के हाथ में चला गया, क्योंकि आपको कुछ खेती करने के लिए आपको उसमें टैक्स देना ही है। तो जब रिवेन्यू आपको देना ही है तो आपको खेती करनी पड़ेगी। अब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, मनी लेंडर से पैसा लोगे। और जब मनी लेंडर से पैसा लोगे और आपकी उपज नहीं हुई, ठीक है, तो वो खेत आपको ले लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स एंड रिच पीजेंट्स हु यूजुअली यूटिलाइज द सर्विस ऑफ टेनेंट्स, ठीक है। और वो जो टेनेंट्स थे, है ना, उसकी सर्विस को यूटिलाइज करते थे। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 1911 हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे। अब सोशल सर्विस लीग जो है, नारायण मल्हर जोशी ने एक सोशल सर्विस लीग 1911 में फाउंड किया था। ये एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी मेंबर थे। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था मूवमेंट के, कि टू कलेक्ट एंड स्टडी सोशल फैक्ट्स एंड डिस्कस सोशल प्रॉब्लम विद अ व्यू टू फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ सोशल सर्विस। कि सोशल सर्विस के बारे में स्टडी करना कि सोशल फैक्ट क्या है, उसके डिस्कस करना और लोगों से उसका ओपिनियन लेना कि भाई आपका क्या व्यू है इस सोशल फैक्ट्स पे, है ना, ठीक है। और लोगों का जो मासेज हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और वर्क जो हो अच्छी हो, इसके लिए एन.एम. जोशी ने सोशल सर्विस लीग मुंबई में किया था। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ नो चेंजर इन द कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी में दो तरह के लोग होते थे, एक थे नो चेंजर, एक थे प्रो चेंजर। अब नो चेंजर जो थे वो चाहते थे कि कोई चेंज नहीं हो,
है ना, जैसा चल रहा है वैसा चले। तो नो चेंजर काउंसिल एंट्री को अपोज कर रहे थे, ठीक है। और कि अपोज्ड काउंसिल एंट्री, ये चाहते थे कि काउंसिल में हम एंट्री नहीं करें। और जो प्रो चेंजर थे, है ना, ठीक है, वो चाहते थे, नो चेंजर वाले चाहते थे कि जो बाइकआउट वगैरह हो रही है उसको होने दो, है ना। और प्रो चेंजर चाहते थे, प्रो चेंजर में चितरंजन दास, सी आर दास, है ना, और मोतीलाल नेहरू, एम नेहरू, ठीक है ना, ये चाहते थे कि लेजिस्लेचर को बाइकआउट मत करो, वहाँ पे आप जा सकते हो, है ना। और उनका कहना था कि काउंसिल में जा करके हम लोग वहाँ पे उसको उसकी वीकनेस को एक्सपोज करेंगे और लोगों को हम लोग समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये चाहते थे नो चेंजर। तो इसमें कौन सा हो गया, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, दे आर द प्रो चेंजर। वो चाहते थे कि चेंज हो, हम लोग जो है सो काउंसिल में जाएं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी या बाबू राजेंद्र प्रसाद, ये सब नो चेंजर में थे। ये लोग चाहते नहीं थे कि काउंसिल में हम लोग जाएं, हम लोग जैसा बाइकआउट वगैरह को कंटिन्यू रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन प्लान होती है किसके द्वारा, ठीक है ना, वायसराय लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल जो वायसराय होते हैं वो मई 16, 1946 को ये प्रपोजल देते हैं, है ना, कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे इसके मेंबर जो होते हैं कैबिनेट मिशन के, वो कौन कौन होते हैं, पेंथिक लॉरेंस, है ना, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों मेंबर होते हैं। तो मेंबर कौन नहीं होते, लॉर्ड वेवेल, क्योंकि लॉर्ड वेवर उस समय वायसराय रहते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान जब होती है। तो ये एक्सप्लेनेशन है आपका। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे। अब किसमें क्वेश्चन है कि डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला वाज रिसेंटली सिलेक्टेड एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। ये जो है डॉक्टर नगोजी जो है वो पहला वीमेन डायरेक्टर जनरल WTO के हुए हैं सिलेक्ट। ये कहाँ से हैं, कौन सी कंट्री से हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब WTO के बारे में पता है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड, जो नेशन के बीच में जो ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये 1 जनवरी 1995 को ऑपरेट स्टार्ट हुआ है। इससे पहले मार्केस एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, इससे पहले इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट, जो कि 1948 में इसकी स्टैब्लिश हुई थी। WTO की हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी डायरेक्टर जनरल हमने बता दिया डॉक्टर नगोजी है, फर्स्ट वीमेन और पहली अफ्रीकन भी है, फर्स्ट अफ्रीकन, ठीक है, जो कि ये मेंबर बनी है, जो प्रेसिडेंट बनी है WTO की, है ना। ये कहाँ से है, नाइजीरिया से है, ठीक है। ईरान जो है WTO का मेंबर नहीं है, वो ऑब्जर्वर है 2005 से, क्योंकि US चाहता नहीं है कि ईरान जो है WTO ज्वाइन करें। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, आपको ये एक्सप्लेनेशन में भी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना। अब रामसर कन्वेंशन के बारे में बात चल रही है। अब रामसर कन्वेंशन में इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द रामसर कन्वेंशन, बिल्कुल सही है, इंडिया जो है इसकी सिग्नेटरी है। और ये जो है सो रामसर जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो 1971 में रामसर जगह पे हुआ था। रामसर एक जगह है, कहाँ पे जगह है, ईरान में। और ये स्टार्ट हुआ था कब से, 1975 से ये केम इनटू फोर्स, ठीक है ना। और इसमें आपको जैसे कि बात करें इसमें, तो इंडिया इसका जो सिग्नेटरी है ना। और इसमें जो इंडिया में 1982 में इंडिया में स्टार्ट हुआ है, इंडिया में इसका सदस्य बना। और इंडिया के 2 हैं जो मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में भी है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया भी जाता है। और इसमें आपको अगर बात करें तो मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में जो मैंने बताया 2 है, एक केवलादेव नेशनल पार्क है और एक लोकटक लेक है जो मणिपुर में है। तो केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है और लोकटक जो है वो मणिपुर में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट इंडिया में है वो तमिलनाडु में है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, ठीक है। और लार्जेस्ट जो इंडिया में है रामसर साइट वो सुंदरबन है। द रामसर कन्वेंशन अबाउट द वेटलैंड, और ये रामसर कन्वेंशन को हम लोग कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी बोलते हैं, जो 1971 में ट्रीटी आई थी, बट फोर्स में आई, मतलब जब फोर्स में आई कब से, 1975 में। एट प्रेजेंट देयर आर 76 रामसर साइट इन इंडिया, नहीं, इंडिया में टोटल 75 है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और 2 ठो मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में है ना। जो मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में उनको लिखा जाता था, मॉन्ट्रेस भी एक जगह है स्विट्जरलैंड में, है ना। वो रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया था, 1990 में ऐसा किया गया था कि वैसे रामसर साइट जिसको
एकदम प्रायोरिटी रूप में कंजर्वेशन या अटेंशन या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उसको अटेंशन की ज़रूरत है, उसको हम लोग मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में लिखेंगे। तो उसमें इंडिया के 2 है, केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक। ठीक है, तो 75 है, तो 1 और 2 इज राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ 200 विकेट लेने। तो ये ऑफ स्पिनर कौन है? रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने पहला प्लेयर बना 143 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री में जिन्होंने 200 विकेट अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ठीक है ना, लिया। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जोनल रेलवेज एंड देयर हेड क्वार्टर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो अब इसमें इतना तो याद नहीं है बट रखना जरूरी है। बट ईस्टर्न रेलवे का जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता है, वेस्टर्न का जो है वो मुंबई है, नॉर्दर्न का जो है वो न्यू दिल्ली है, और जो सेंट्रल रेलवे है उसका भी मुंबई है। नागपुर नहीं है सेंट्रल रेलवे का। अगर आप बात करें इसमें तो आंसर क्या हो गया? सेंट्रल। अब आप अगर आंसर देखेंगे तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, साउदर्न रेलवे चेन्नई, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, ऐसे करके हैं। तो आप 3-4 याद, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, सेंट्रल, इतना 5 आप याद रखिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विथ असम। असम से कनेक्ट होगी बाय द प्रपोज, जो एक ब्रिज प्रपोज की गई है किसके किसके बीच में? धुबरी एंड फुलबरी ओवर रिवर ब्रह्मपुत्रा। धुबरी और फुलबरी के बीच में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे एक ब्रिज बनानी है वो असम को किस स्टेट से कनेक्ट करेगी? तो वो है मेघालय। ठीक है ना। सो वन ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज बनने वाली है असम और मेघालय के बीच में ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। ठीक है ना। और ये 18 किलोमीटर की होगी, है ना। 4 लेन ब्रिज बनेगी, है ना। और जगह है धुबरी टू फुलबरी, है ना। क्लियर। सो द आंसर, ये एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, एज अ रूटीन एक्सरसाइज ऑपरेशन गर्म हवा और सरद हवा ये कौन कंडक्ट करता है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हर साल गर्मियों में गर्म हवा और सर्दियों में सरद हवा ये लॉन्च करती है ऑपरेशन। किसके लिए? टू इंक्रीज सिक्योरिटी, राजस्थान के बॉर्डर पे सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने, ठीक है ना, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2000 ईस्वी से मना रही है। यूनेस्को 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मना रही है। कब से? 2000 से। ये आइडिया किसने दिया था कि मदर लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए? ये किस कंट्री का इनिशिएटिव था? तो ये जो है ये आपको बांग्लादेश का है। बांग्लादेश अपनी मदर लैंग्वेज बांग्ला को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी उनको, है ना। तो ये रिजोल्यूशन कौन दिया था? रफ़ीकुल इस्लाम, एक बांग्लादेश की निवासी थी, कनाडा में रहते थे। उन्होंने ये रिजोल्यूशन के लिए बात की थी कि इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनानी चाहिए। ठीक है, अब ये 2023 में भी मनी है। और 2023 का जो क्या था थीम? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज रिपब्लिक परेड। इंडिया की रिपब्लिक परेड 2021 में। अब आप अभी 2023 का याद रखेंगे। तो 2021 में कौन पार्टिसिपेट किया था? तो बांग्लादेश का ट्राई सर्विस कंटिजेंट वो रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उस समय का करंट अफेयर्स था। अगला क्वेश्चन है कि कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विल कनेक्ट इंडिया विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किस कंट्री से कनेक्ट करेगा? तो ये जो है कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया और म्यांमार का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ना। ये कोलकाता पोर्ट, है ना, कोलकाता पोर्ट से ये म्यांमार का सितवे पोर्ट, है ना, सितवे पोर्ट, है ना। और ये बाई सी से कनेक्ट करेगा और सितवे से, है ना, पलेटवा ये रिवर से करेगा, बाई रिवर, है ना। यहाँ से यहाँ तो सी के थ्रू जाएगा, यहाँ से रिवर के थ्रू जाएगा। रिवर के थ्रू कहाँ जाएगा? कौन सी रिवर? कलादान रिवर, इसीलिए इसका नाम कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट रिवर। और पलेटवा से बॉर्डर इंडिया और रोड से भी कनेक्टिविटी है ना। म्यांमार से, इंडिया के मिजोरम से रोड से भी कनेक्टिविटी है। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुई है लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 के तहत
लॉन्च की गई है। तो आपको ये समझ में सारी आ गई होगी, ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि द हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये बुक किसने लिखी है? तो मुझे लगता है ये सबको पता होगा कि दलाई लामा ने ये बुक लिखी हुई है, लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। अगला क्वेश्चन है विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से दिन को पराक्रम दिवस मनाने का कहा है कि हम हर साल मनाएंगे? तो पराक्रम दिवस क्या है? बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम लोग पराक्रम दिवस के तहत पराक्रम दिवस के जैसे मनाएंगे। 23 जनवरी को है ना, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ कॉपी ऑफ, अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अ कॉपी ऑफ द फेमस 16th सेंचुरी आर्ट वर्क साल्वेटर मुंडी, है ना, विच वाज रिपोर्टेडली स्टोलन, जो चोरी हो गई थी, है ना, आर्ट वर्क साल्वेटर मुंडी जो चोरी हो गई थी वो हमें अभी मिला है, किसको? इटली पुलिस को मिला है। वो पेंटिंग किसने बनाई थी? द पेंटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू हुम अमंग द फॉलोइंग। तो 500 साल पुरानी है ना, ये किसका था? लियोनार्डो डा विंसी का वर्क था। ठीक है, तो ये आंसर हो गया लियोनार्डो दा विंसी। ये आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन जो है द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, अब 2023 में भी इंडिया का पोजीशन सेम है। अब मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में क्या रैंकिंग होती है कि किसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रेंथ है, तो इंडिया का कौन सा इसमें स्थान है? तो सबसे ज़्यादा अच्छी मिलिट्री किसकी है? यूएस की, फिर किसकी है? रसिया की, फिर किसकी है? चाइना की, और फिर क्या है? इंडिया। तो इंडिया का जो प्लेस है वो 4th है इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, इंडिया का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किसके लिए निकाली जाती है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है ना, तो इंडिया का 4th रैंक है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अभी 2023 में भी इसका 4th ही रैंक है। अगला क्वेश्चन है कि नाओमी ओसाका ये विमेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में जीती है 2021 में। ठीक है, तो 2021 में जो जीती थी, है ना, तो किसको हराई थी? तो वो हराई थी जेनिफर वार्डी को। मतलब कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस के 2021 के फाइनल में नाओमी ओसाका और जेनिफर वार्डी के बीच में मैच हुई थी विमेन सिंगल टाइटल, और उसमें कौन किया था? नाओमी ओसाका। तो आप देख लीजिए, रनर का भी पूछा जाता है। तो आप 2023 का आप बात कर लीजिए, 2023 में मेन सिंगल में कौन जीता था? नोवाक जोकोविक, और रनर कौन रहा था? स्टेफेनस, है ना, और विमेन सिंगल में अरेना, है ना, सबलेंका और एलेना रिवाकिना रनर रही थी। अब मेंस डबल में है, मिक्स डबल में इंडिया से जो रनर अप रहे थे वो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, और जीते कौन थे? लुइसा स्टेफानी एंड राफेल मैटोस। तो आपको ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, मेन सिंगल, विमेन सिंगल, मिक्स डबल, एटलीस्ट मिक्स डबल तो आप याद रखिए बिकॉज इसमें इंडिया में के रनर थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में। ये 2023 की है। अगला, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स पोर्सन। नाउ हम लोग लास्ट पोर्सन है हमारा जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम लोग बात कर रहे हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड डैश योर ओन लिविंग। अब इसमें क्या होगा? अफोर्डेड होगा, या अर्नड होगा, या गेन्ड होगा, या वॉन होगा। ठीक है, तो अगर आप सारा समझते हो, सारे की मीनिंग आपको पता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे अफोर्डेड का मतलब क्या है? ठीक है, अफोर्डेड का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप कुछ खरीद सकते हो। आपके पास यू हैव एनफ मनी टू बाई एनीथिंग और टू डू एनीथिंग। ठीक है ना, सो इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड अफोर्डेड योर ओन लिविंग। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा क्या है? इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड अर्न मतलब क्या है? आपको अर्न मतलब होता है पैसा कमाना। ठीक है, सो पैसा कमाना है, तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा अर्न, पैसा कमाना हो गया। अब गेंड का मतलब क्या हो गया? कुछ मिलना, है ना, टू गेन, है ना, टू ऑब्टेन, है ना, टू गेन या ऑब्टेन समथिंग। ठीक है, और वॉन का मतलब होता है जीतना, है ना, तो वॉन का मतलब जीतना। तो इट्स टाइम यू वेंट आउट, ये समय आ गया है कि तुम बाहर जाओ एंड अर्न योर ओन लिविंग। क्योंकि अर्न जो एक फ्रेज है, अर्न योर लिविंग का मतलब क्या है कि आप अपने खाने पीने की व्यवस्था करो, है ना, जो आपके जो रोटी कपड़ा मकान है ना, बेसिक नेसेसिटी है, उसके लिए आप पैसा कमाओ। इट्स टाइम यू वेंट आउट, ये समय है कि आप बाहर आप जाओ एंड
अर्न योर ओनली, अपनी कम से कम जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, खाने की, कपड़े की, वो आप पूरा करो। तो ये जो फ्रेज है वो आंसर क्या हो जाएगा, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड अर्न योर ओन लिविंग। ठीक है, तो आंसर हो गया अर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर से फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। तो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, द एलिफेंट फेल इन टू और द हंटर हैड सेट। किसमें? ट्रैक, ट्रैप, ट्रिक और ट्रंक। ये तो आपको सबसे आसान है कि एलिफेंट किस में फंसेगा, ट्रैप में, जाल में फंस गया है ना। आपने एक ट्रैप सेट किया था, किसके द्वारा? हंटर के द्वारा। जो शिकारी थे उन्होंने एक ट्रैप सेट किया था, उसमें एलिफेंट गिर गया। तो ये तो आंसर आपको ट्रैप ही होगा। ठीक है, अब ट्रैक का मतलब क्या हो गया, है ना, और ट्रिक का मतलब क्या हो गया? ट्रिक मतलब दांव पेच, ट्रिक में, है ना। ट्रिक होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स में ट्रिक का यूज करते हैं ना, ठीक है ना, चाल, है ना, तो ट्रिक नहीं होगा। ट्रंक क्या हो गया? ट्रंक जो होता है, जो जो पेड़ है ना, उसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो आपको आ, उसको बोलते हैं, पेड़ का जो बीच वाला पार्ट होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। और ट्रिक में फंस गया या नहीं, तो ट्रैप में, है ना। ट्रैप का मतलब होता है वो, आप समझ लीजिए जाल ही समझ लीजिए, है ना, तो जाल। क्लियर? तो ट्रैप आंसर हो गया। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स का है, द ड्रेस इज इंट रियली टाइट, इट विल डैश व्हेन यू हैव वॉर्न इट। क्या बोल रहा है कि ड्रेस जो है, द ड्रेस इज इंट रियली टाइट, ड्रेस जो है सो टाइट नहीं है। इट विल क्या होगा? बेंड, एक्सपेंड, स्क्वीज और स्ट्रेच। अब सबकी मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे कि आपको, आप समझिए कि ड्रेस जो है सही टाइट नहीं है, अब जब पहनोगे तो खुद फैल जाएगा। सो द आंसर इज स्ट्रेच। आप बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि आप जब आप पहनोगे तो ये जो है सो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा नहीं है। तो वो क्वेश्चन हमारा यही है कि ड्रेस इज इन रियली टाइट, रियली में ये वास्तविक रूप से ये टाइट नहीं है। अगर इट विल स्ट्रेच, आप अगर पहनोगे, जब पहनोगे इसको तो ये खुद फैल जाएगा। सो स्ट्रेच हो गया। स्क्यूज का मतलब होता है कि स्क्यूज का मतलब दबाना होता है, कि पहनने के बाद और जो है था आपको क्या कहते हैं, प्रेस हो जाएगा, स्क्यूज हो गया। और एक्सपेंड मतलब कि बहुत समथिंग बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्सपेंड का मतलब इट विल एक्सपैंड व्हेन यू, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और बेंड का मतलब हो गया कि वो मुड़ जाएगा। तो मुड़ना तो होगा नहीं, एक्सपेंड बड़ा होना होगा नहीं, ये प्रेस करना होगा नहीं, तो ये फैलना हो जाएगा, है ना। जब आप पहनेंगे तो आपको जितना आपकी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ये फैल जाएगा। सो दैट्स अ स्ट्रेच। ये वर्ड भी आप यूज करते होंगे कंटिन्यूअसली। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के ही है। विद दिस बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, फिस्ट क्लेंच्ड एंड हिज शोल्डर डैश विथ हिज चोक्ड सॉबलिंग सॉब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो अब इसमें जो सी वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, सुक का मतलब क्या होता है, वाइब्रेट का मतलब क्या होता है, और मूव्ड का मतलब क्या है? अच्छा, मूव्ड क्या मतलब समझ गए हैं, आपकी पोजीशन को चेंज करना, है ना। वाइब्रेट का मतलब क्या हो गया, आप वाइब्रेशन समझ रहे हैं, है ना, कंटिन्यूअस एंड फास्ट मूवमेंट होगा तो वाइब्रेशन हो गया। सुक मतलब क्या होता है, हिलना। सुक का मतलब हिलना डुलना, है ना। और सिवर्ड का मतलब क्या होता है, ठिठुरना, ठंड में ठंड से ठिठुरना। ठीक है, और वाइब्रेट का मतलब समझ गए और मूव्ड का मतलब समझ गए। तो क्या है इसमें कि विथ इज बैक टू द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन की तरफ बैक करके, ओल्ड मैन की तरफ बैक करके, ठीक है। और उसकी तरफ ही स्टूड एट द विंडो, वह खिड़की पे खड़ा था। फिस्ट क्लेंच्ड, और मुठ्ठिया एकदम बांधे हुआ था। और उसका जो शोल्डर था, कंधा था, विथ इज चोक्ड सॉबिंग, चोक्ड सॉबिंग, वो कांप रहे थे, है ना। ठीक है, ठीक है। तो उसका कंधा जो है एंड वो जो है सो क्या हो रहे थे, हिल रहे थे, ठीक है ना। तो आपको ऐसा हम लोग ये लिख सकते हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सुक। ठीक है, विथ हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, फिस्ट क्लेंच्ड एंड हिज शोल्डर क्या हो रहा था, हिल रहा था, है ना। तो ये आप समझ जाएं, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है फिर से फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, द वेरेव्ड मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड, है ना, ठीक है। हर ब्रेव सन हु हैड लेड डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वार, वार में क्या हुआ है कि वो डेथ कर गया है, ठीक है ना। ब्रेव सन हु हैड लेड डाउन हिज लाइफ, उसकी जो उसका बेटा है वो मर गया है, तो उसकी मदर जो है प्राउडली मतलब गर्व से रिसीव कर रही है गैलेंट्री अवार्ड। क्या है, इन द नेम ऑफ हर ब्रेव सन, नहीं,
इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? इंसेट, मतलब कि वो उसका सन नहीं ले रहा है, उसकी माँ ले रही है, बट सन लेगा कैसे? वो तो डेथ कर गया हुआ है, तो इन ल्यू ऑफ तो होगा नहीं, उसके बदले में तो ले नहीं रहा है ना। ऑन बिहाफ ऑफ, है ना, मतलब कि एक रिप्रेजेंटेटिव, है ना, मिल रहा है सन को, बट उसकी रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ हर ब्रेव सन, ठीक है ना। एक मदर जो है प्राउडली रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ बहादुर बेटे के बिहाफ में, है ना, वो ले रहे हैं, ठीक है। उसकी बिहाफ का मतलब ऑन बिहाफ ऑफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव, है ना। और फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, है ना। तो ये हो गया आंसर आपको। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोगों को बात करेंगे एंटोनिम पे, ठीक है। सो इसमें कौन कौन सा एंटोनिम है, क्लियर, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग, अपोजिट जो अंडरलाइन वर्ड है उसके अपोजिट का आपको लिखना है। सी ऑलवेज ऑर्गेनाइज ए लैविश पार्टी। अब लैविश का मतलब क्या हो गया? लैविश का मतलब हो गया मतलब बहुत ज़्यादा पैसा दे करके मतलब कि पार्टी दे रही है, मतलब बहुत शानदार पार्टी हो रही है, तो लैविश पार्टी उसको बोलते हैं, आप डे टू डे लाइफ में यूज करते होंगे। तो अब इसमें बाकी जो है ये जो वर्ड है उसमें कौन सा एंटोनिम होगा? तो एक होता है चीप, स्ट्रेंज, ठीक है, डिसेंट और फ्रूगल, ठीक है ना। फ्रूगल का मतलब होता है कि आप समझिए कि एक कंजूस, आप समझ लीजिए, जो बहुत कम खर्चा करना हो या उतना ही खर्चा करे जो जितनी ज़रूरत हो। तो लैविश का मतलब हो गया ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, और फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी, मतलब कंजूस, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना। तो आंसर क्या हो गया? इसका अपोजिट पूछ रहा है तो फ्रूगल। बाकी डिसेंट का मतलब होता है कि जितना ठीक है, मतलब ज़रूरत, ये ज़रूरत से ज़्यादा, ये कम से कम, और डिसेंट का मतलब कि ठीक है, ठीक ठाक, है ना। और चीप का मतलब तो कम होता है, लो लो होता है, लो प्राइस, है ना। और स्ट्रेंज का मतलब होता है मतलब अजीब सा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रूगल। आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें द सोल्जर वाज ग्रेटली प्रेज फॉर हिज वैलोर, किसके लिए प्रेज होगा? वैलोर। अब वैलोर का मतलब क्या हो गया? वैलोर का जो मतलब होता है, वैलोट का मतलब होता है कि ग्रेट करेज, बहुत साहस, है ना, ग्रेट करेज, है ना, उसके लिए उसको प्रशंसा की गई है ना, ग्रेट करेज, वॉर में बहुत ग्रेट करेज किया। अब ग्रेट करेज को हम लोग क्या करते हैं? डरपोक, है ना, साहस दिखाए। कवर्ड्स मतलब क्या होता है? लैक ऑफ करेज या डरपोक आप बोल सकते हो, है ना, कायर बोल सकते हो। तो ये तो आंसर हो गई, क्योंकि हमें ग्रेट करेज का अपोजिट लिखना था, तो डरपोक हो गया, ठीक है ना। अब क्लमसिनेस का मतलब क्या होगा? क्लमसिनेस का मतलब होता है मतलब कि ऑकवर्ड, है ना, ऑकवर्ड हो गया, ठीक है ना। और सेल्फिशनेस का मतलब होता है कि खुद की, मतलब कि जो कहते हैं ना स्वार्थी है ना, तो दैट्स अ सेल्फिशनेस, तो ये होगा नहीं। और टैक्टलनेसनेस का मतलब होता है, टैक्टलनेसनेस का मतलब केयरफुल नहीं रहना, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया। तो हमारा कवर्डनेस, कवर्डिस हो गया, और कवर्डिस का मतलब, कवर्ड का मतलब डरपोक होता है ना, कायर होता है, ठीक है। दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल, तो फर्टाइल है तो मतलब आपको लिखना है, एंटोनिम पूछ रहा है तो नॉट फर्टाइल, ठीक है ना। सो वेरी फर्टाइल है तो आप नॉट फर्टाइल, तो अब नॉट फर्टाइल में आप क्या लिखोगे? बैरन लैंड। बैरन का मतलब क्या होता है? जो फर्टाइल का मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, और बैरन का मतलब हो गया बंजर, है ना। तो बैरन का मतलब हो गया कि उसमें ज़्यादा इनकैपेबल, जो लैंड होगा वो इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी क्रॉप्स, ठीक है, तो बैरन हो गया। अब प्रोडक्टिव तो होगा नहीं, ठीक है ना, और एरिड भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या होगा आंसर हमारा? स्टेराइल भी नहीं होगा, स्टेराइल मतलब तो बाँझ होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो आपको बैरन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर से हमें एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो एंटोनिम पूछा जा रहा है किसका? सम सिक इमिग्रेंट्स वेयर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया। अब इसका मतलब क्या होगा? इमिग्रेंट्स क्या हो गया? जो यहाँ पे आता है ना, दूसरे देश में आकर और वहाँ पे बसने वाला व्यक्ति जो अप्रवासी होता है उसको इमिग्रेंट्स बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि दूसरे देश से आने वाला और नेटिव्स जो यहाँ पे रहने वाला, तो दूसरे देश से आने वाला और नेटिव्स मतलब यहीं पे रहने वाला, तो अपोजिट में क्या हो गया? नेटिव्स हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सेटलर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब सेटलर का मतलब होता है कि एक आदमी जो कहीं पे जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं रहते वहाँ पे जाके बस जाते हैं, तो वो सेटलर हो गया, ठीक है ना। और वैगाबॉन्ड्स का मतलब होता है, वैगाबॉन्ड्स का मतलब होता है जिनके पास होम नहीं है ना,
घुमक्कर टाइप का, है ना। और फॉरेनर्स आपको पता ही है कि अपनी कंट्री में नहीं रह के दूसरे, जैसे अगर यूएस का कोई आ गया तो वहाँ यहाँ पे फॉरेनर्स हो जाएगा। तो इमिग्रेंट्स हो गया जो फॉरेन कंट्री में आकर के यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। तो दैट्स अ, तो उसका अपोजिट हो गया नेटिव्स। अब हम लोगों को जो बात है, फिर से एक एंटोनिम के क्वेश्चन है। अब एंटोनिम की है कि द क्वेश्चन वेयर सो एलिमेंट्री, है ना। सो एलिमेंट्री मतलब हम लोग पिछले क्लास में ही बात किए थे, पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन था एलिमेंट्री पे 2016 वाले में। सो द क्वेश्चन वेयर सो बेसिक दैट एनीवन कुड पास दैट टेस्ट। इतना आसान क्वेश्चन था कि कोई भी पास कर सकता था। तो इसका अपोजिट हमें लिखना है। तो बेसिक है तो आप इसको टफ से बात करो, है ना। तो एडवांस लेवल का हो गया। तो बेसिक का अपोजिट क्या हो जाएगा, एडवांस। अब अनयूजुअल का मतलब है कुछ अजीब सा, अनोखा। और प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, मुख्य, है ना। और नेव का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप ये समझ लीजिए जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस लाइफ का नहीं है ना, और जल्दी से ट्रस्ट, लोगों को ट्रस्ट कर लेता, वो नेव होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वो आंसर हमारा बेसिक का एडवांस हो गया। अगला अब जो है बात करेंगे वो सेम मीनिंग वाले बात करेंगे कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी सेम मीनिंग। जैसे टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायोलेंस। अब कार्नेज का मतलब क्या होता है, कार्नेज का मतलब होता है किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो कार्नेज और वायोलेंस, है ना। तो कार्नेज का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो इसका मतलब किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या हो गया, खून खराबा। सो ब्लड सेड मतलब खून खराबा। अब लस्ट मतलब तो आपको पता ही है, काम वासना, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, तो ये होगा नहीं, है ना। सिनोनिम, सेम मीनिंग पूछ रहा है। कंसर्न का मतलब हो गया कि वॉरी करना, किसी भी चीज़ की चिंता करना। और सतायर का मतलब क्या हो गया, सतायर का मतलब हो गया जैसे मतलब किसी का मजाक उड़ाना, है ना। ठीक है ना, किसी पर्सन को आप अटैक करना है, व्यंग करना किसी पे। तो आंसर क्या हो गया, ब्लड से, ठीक है। अब फिर से सिनोनिम का क्वेश्चन है कि ये है कि द रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मेन ह्यूमन, द रिलीजियस। अब रिलीजियस का मतलब क्या हो गया, धार्मिक। तो हमारा जो धार्मिक में क्या हो गया, रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मेन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल। इंडियन सोल में अभी भी रिलीजियस जो है सो आदमी बनाने के रिलीजियस चीज़ें जरूरत है, रिलीजन के। तो रिलीजियस मतलब क्या हो गया, धार्मिक। अब मिस्टिकल का मतलब क्या हो गया, मिस्टिकल का मतलब आध्यात्मिक। मिस्टिकल मतलब रहस्यात्मक, रहस्य है ना। ठीक है ना। स्पिरिचुअल इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि स्पिरिचुअल का मतलब होता है ये भी धार्मिक ही होती है। और मेटाफिजिकल और फिलोसफी का, फिलोसफी तो होता है दर्शन, है ना। फिलोसफी पे जो कंसर्न करता है उसको फिलोसफर बोलते हैं, दर्शन। और मेटाफिजिक्स तो हो गया, वो मेटाफिजिकल हो गया, मेटाफिजिक्स से जो करते हैं, संबंध रखते हैं। तो आंसर हमारा स्पिरिचुअल हो जाएगा। सिनोनिम पूछा जा रहा है। अब क्या है, एक और क्वेश्चन है, देखिए सिनोनिम इसका आसान है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस, ये हमारे लिए डिफिकल्ट है, टू इमेजिन। इमेजिन का मतलब क्या हो गया, टू थिंक, ठीक है ना। हाउ मच हिज दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। ये जो सेफ्टी है वो हमारे लिए, लोगों के लिए, एवरीवन के लिए कितना मतलब रखता है, ये बहुत डिफिकल्ट है हमें इमेजिन करना। तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं, इमेजिन। इमेजिन का मतलब क्या हो जाएगा, थिंक, सोचना, है ना। तो ये हमारा इमेजिन का मतलब वो चीज़ जो आपको एग्जिस्ट नहीं करता उसको सोचना, उसको देखना। तो उसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम थिंक। फील का मतलब महसूस करना, पता ही है। अंडरस्टैंड मतलब समझना। सी का मतलब देखना, तो थिंक ही होगा। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जो पब्लिक सर्विस इज नॉट मेयरली समथिंग दैट ऑक्युपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इट, बट इन्वेड्स ऑल योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड अफेक्ट्स देम इन वन वे और अदर। अब पब्लिक सर्विस, अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन है कि आप अगर आप लाइन समझ रहे हैं तब भी सही है, और इन्वेट्स का मतलब आपको पता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि पब्लिक सर्विस सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जितना देर इसको काम कर रहे हैं सिर्फ उतने ही से आपको उतना ही मतलब है उसका, ठीक है ना। पब्लिक सर्विस है, इन्वेट्स पूरे लाइफ में, और एक्सपीरियंस जो है सो आपको अफेक्ट करेगा, अफेक्ट देम इन वन वे टू एक टू अदर, ठीक है ना। तो इन्वेट का मतलब क्या हो गया, इन्वेट का मतलब क्या होता है, समबडी, जैसे मान लीजिए कि आपको कैसा ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेट का मतलब होता है जैसे इन्वेट करते थे ना पहले के समय में, है ना। टू इंटर, है ना, लार्ज नंबर में आपको इन्वेट कर रहे हैं किसी कंट्री में, है ना। तो इन्वेट का मतलब आप समझ गए। पहले जो है सो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि वो इन्वेट किया, है ना, किसी ने इन्वेट किया। अब इसमें क्या है, ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, टू इन्वेट ऑल योर लाइफ,
बट इन्वेट्स ऑल योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड अफेक्ट देम इन वन वे। टू कवर पूरे लाइफ को कवर करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। सो टू इंटर और कवर इन लार्ज नंबर, तो उसको बोलते हैं इन्वेट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवर। अब स्पॉइल्स का तो मतलब ही पता है कि चीज़ों को ख़राब कर देना। प्रिजर्व का क्या मतलब होगा, चीज़ों को सुरक्षित करना, है ना। और डिमोलिश का मतलब क्या हो गया, जैसे बिल्डिंग वेल्डिंग है तो उसको ध्वस्त कर देना। तो आंसर क्या हो गया, कवर्स। अगला क्वेश्चन है, ही वाज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20वीं सदी के अर्ली में स्टॉन्च नेशनलिस्ट ऑफ द लिबरल फोल्ड। अब लिबरल का मतलब क्या होता है, लिबरल का मतलब होता है कि आप, जैसे कि लिबरल का मतलब होता है कि जैसे किसी का ओपिनियन कुछ है, किसी का ओपिनियन कुछ है तो सबको एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। टॉलरेंट मतलब मान सकते हो आप कि उसको, लिबरल को क्या बोल सकते हैं, सहिष्णु। वो सबकी विचार को सुनता है, तो लिबरल। तो सहिष्णु इसमें कौन सा हो जाएगा। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, प्रोफ्यूज का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो प्रोफ्यूज होगा नहीं, ठीक है ना। और टॉलरेंट हमने बता ही दिया है कि लिबरल सहिष्णु मतलब वो सहता है ना। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। और डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है, डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है कि जो आप सोच रहे हैं, है ना, दूसरे का ओपिनियन नहीं समझना है, जो आप सोच रहे हैं वही सही है, ठीक है ना, ठीक है। तो वो डॉगमेटिक हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ओके, अब हम लोग को एरर जो है, तो आप देख लीजिए 5 क्वेश्चन पूछे थे फिल इन द ब्लैंक्स के। 5 क्वेश्चन किससे पूछे गए थे, एंटोनिम के, 5 सिनोनिम के और 5 एरर के, ठीक है। इस पर आप अगर 50-60 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको बन जाएंगे। अब इसमें क्या क्वेश्चन है कि नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस। ना सर्वेंट ने किया, ना इसमें नीदर द सर्वेंट, नीदर के साथ नॉर लगेगा, नीदर द सर्वेंट नॉर द क्लर्क हैड डन दिस। तो ये हमारा सही है, ना ही सर्विस, नीदर के साथ नॉर लगता ही है ना। तो ये हमारा सही है। और सर्वेंट है तो हैज डन लग गया, है ना। क्लर्क है, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, क्लर्क, और क्लर्क के साथ क्या लगेगा, क्लर्क है तो सिंगुलर लगेगा, तो वो हैज होगा। तो हैज सही है हमारा, तो हमारा कोई एरर इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगेन स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। क्या है, द कार विच वेंट पास्ट अस, द कार विच वेंट पास्ट अस when we were driving on the highway must have been doing at least 100 miles an hour। जो हमारे हमसे गुजरी है कार, है ना, वो जो है वो हाईवे पे, जो हमसे, जब हम लोग हाईवे पे ड्राइव कर रहे थे तो हमसे एक कार गुजरी है, वो कार कम से कम 100 माइल पर आवर की स्पीड से होगी। तो ये हमारा है। अब इसमें गलत कहाँ है, ठीक है। सो द कार विच वेन पास्ट अस, वेन वी आर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग, है ना, वाइल वी वे आर ड्राइविंग ऑन द, जब हम लोग हाईवे पे ड्राइव कर रहे थे उस समय जो कार पास की थी वो कम से कम 100 माइल पर आवर के रहे होंगे। सो वाइल होगा, वेन नहीं होगा। वेन का यूज होता है जैसे दो सिंगल एक्शन होता है एक साथ में, तो, है ना। और वाइल का, ठीक है, और वाइल का यूज होता है दोनों कंटिन्यूअस, मतलब ये भी गाड़ी चला रहा है और एक गाड़ी और पास हुआ है, तो दोनों अगर कंटिन्यूअस एक्शन एक साथ हो रहा है, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे बगल वाला, तो हम लोग यूज करेंगे वाइल का। और वेन का यूज कब होगा, जब दो सिंगल एक्शन एक साथ होगा, तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, तो कंटिन्यूअस है उसमें वाइल लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओके, ठीक है। और अगला क्वेश्चन फिर से स्पॉटिंग एरर का है कि राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर, एन ईयर। अब आप समझ लीजिए, ईयर के साथ एन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ईयर स्टार्ट होता है वाई से, है ना, तो यहाँ पे होगा अ ईयर। तो ये तो वो सबसे आसान क्वेश्चन था, ए एंड द का प्रयोग आर्टिकल का। तो वाई से आपको ईयर होता है और वाई जो है सो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए होगा, एन नहीं होगा, तो ये एन गलत हो गया, तो बी में गलती है, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन था। आई हैव मच वर्क टू डू, ठीक है ना, हमें बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है ना। सो आई हैव मच वर्क टू डू, ये हमारा सही है, तो इसकी आंसर जो होगी वो डी होगी, नो एरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑन केयरफुल, बेस्ड ऑफ, सो बेस्ड ऑफ होगा क्या, बेस्ड ऑन होता है, बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, तो ऑन होगा, तो बी में हमारा एरर होगा, ठीक है। बेस्ड समथिंग ऑन, है ना, बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है, तो बेस्ड के साथ ऑन लगेगा। साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू साइंस बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 1800s, ठीक है। तो ये हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2021,
ठीक है। हम लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की 2021 की जो क्वेश्चन थी वो भी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या सॉल्व किए हैं। एपीएफसी के जो 2012 की पेपर थी, 2015 की पेपर थी, आप ये सारी वीडियो देखें। और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की 2016 की पेपर थी, और 2021 20 में वैकेंसी आई थी और 21 में पेपर थी। ठीक है, तो ये चारों जो है पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो एपीएफसी जो 2002 के जो पेपर थे और 2004 के पेपर थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो लोग नए आए हैं वो आप पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, PYQ_pedia। और आपको ये सारी जो वीडियो हैं वो आपको यूट्यूब पे मौजूद है, जहाँ पे आप एपीएफसी 2012 के, 2015 की और माई सजेशन की आप सारे क्वेश्चन देखें। क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हर एक जो भी आपके ऑप्शंस हैं उसको हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, और वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि सिर्फ आंसर बताने में इट्स अप टू 15 मिनट टू गिव यू एन आंसर ऑफ 120 क्वेश्चन का आंसर 20 मिनट में आप बता सकता हूँ, 15 मिनट में बता सकता हूँ, बट उससे आपको बेनिफिट नहीं होगी। ठीक है ना, आपको बेनिफिट तब होगी जो हर ऑप्शन को हम अगर करेंगे तो। अब इसमें क्या है कि आप यूपीएससी की कोई भी पेपर देते हो तो आपको उसमें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पॉलिटी, इकोनॉमी, लगभग सबके क्वेश्चन उस टाइप के आ जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू हो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। कोई अगर चीज़ आपको नहीं चाहिए होगी, कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, सो डैट कि हम उसको कभी बनाएंगे। ठीक है, कहीं पे आपको कोई एरर लगे तो आप बिल्कुल मैसेज कीजिए, और सो डैट कि उसको बाकी जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिले और उसको हम करेक्ट कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।